के एक पुराने मोहल्ले सुनार गली में हाल ही में एक नया बुटीक खुला था। नाम था लहंगा लगन। नाम जितना साधारण, अंदर का माहौल उतना ही भव्य। ये देखो, ये बुटीक कितना सुंदर है। इसमें लगे कपड़े तो और सुंदर है। आंखें चमक जा रही है ये सोचने में कि कौन सा सबसे सुंदर है। इतने सुंदर लहंगे तो पूरे भरतपुर में नहीं है, लेकिन इस दुकान की मालकिन कौन है और वो ये सब लहंगे बनाती कैसे है जिस पर से आंखें नहीं हट पाती है। नूरी बेगम नाम है उसका। अच्छा, कहीं बाहर से ही आती होगी ना, क्योंकि यहाँ तो कभी देखा नहीं है। वो तो अब वो ही जाने। इस बुटीक की मालकिन थी एक अजीब सी महिला, नूरी बेगम। उसकी उम्र 50-60 के बीच की लगती थी, लेकिन उसकी त्वचा बिल्कुल कसी हुई थी और बाल हमेशा खूबसूरत जूड़े में बंधे रहते। देखो, नाम लिया और वो आ भी गई। यही है नूरी। ये है नूरी? हाँ, यही तो है। क्या हुआ यार, ये कितनी सुंदर है, जैसे कोई फिल्मी डिजाइनर हो। और वाकई नूरी की चमक ही अलग थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, मानो वो हर किसी को स्कैन कर रही हो। तुम्हें पता है शिल्पा, इस बुटीक में खास ऑफर चलता है। अच्छा, कैसा ऑफर है ये? क्या हमारे काम का भी है कुछ? हमारे काम का तो है, सुनोगी तो दंग रह जाओगी। ऐसा भी क्या है ऑफर में? पहला लहंगा फ्री। अगर आप उसे पहनकर बुटीक में तस्वीर खिंचवाएं तो पहला लहंगा मुफ्त और अगले पर 50% ऑफ रहता है। बहुत अच्छी दुकान है यार। फिर तो ये लहंगा पहनने को भी मिलेगा और साथ ही साथ फोटो भी खिंच जाएगी। ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, लेकिन हम यहाँ कल आएंगे। आज वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मम्मी डांटेगी। रूपा और शिल्पा इस बात से अनजान वहाँ से निकल जाती हैं कि अक्सर जो लड़कियाँ दौड़ी चली आती, वो अगले कुछ दिनों में अचानक गायब हो जाती। पुलिस को बुलाते तो पुलिस को भी कभी कोई सबूत नहीं मिलते और केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले जाते। आज तो 2 लड़कियाँ आते आते रह गई। नुकसान हो गया। कितना मजा आता अगर वो दोनों आज ही मेरी दुकान में आ जाती। अफसोस, ये दुकान उनको यहाँ तक नहीं ला पाई। नूरी गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन करती भी क्या। उसको चुपचाप अपनी दुकान चलानी पड़ती है। वो अपनी दुकान में अब और सुंदर लहंगे का प्रदर्शन करती। क्लास प्रोजेक्ट के लिए टीचर सबको काम दे रहे थे। मैं चाहता हूँ तुम लोग मार्केट में जाकर देखो कि दुनिया में कितनी चीजें हैं देखने और सीखने को। उसके बाद आकर तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोगों ने क्या सीखा। जिसका प्रोजेक्ट सबसे अलग होगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। रागिनी ने लहंगा लगन के बारे में सुना था। उसने सोचा वो अच्छी जगह होगी रिसर्च करने के लिए। तो ये है वो लहंगे की दुकान। यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बस यहाँ की मालकिन मुझे सिखाने को तैयार हो जाए। उसके बाद जैसे ही उसने नूरी बेगम से मिलने की कोशिश की, बेगम मुस्कुराई और बोली, बताओ कौन सा लहंगा दिखाऊं आपको? हमारे यहाँ ऑफर भी है। नहीं, मैं यहाँ कोई लहंगा लेने नहीं आई हूँ। मैं एक डिजाइनर हूँ, सीखने आई हूँ आपसे। बेटी, तुम तो खुद डिजाइनर बनने जा रही हो, तुम्हें तो मुझे सिखाना चाहिए। अरे नहीं, आप बड़ी हैं, आप सिखा सकती हैं मुझे। प्लीज मुझे बताइए आप ये लहंगे कैसे बनाती हैं। तुम अगर मेरी बात मानो तो आओ, मेरी वर्कशॉप देखो। रागिनी ने नूरी की बात मानी और वो वहाँ चली गई। रागिनी को वर्कशॉप के पीछे एक पुराना तहखाना दिखाया गया। रागिनी ने डरते हुए पूछा, मैम, अब ये किस तरह का कपड़ा है? नूरी की आंखों में चमक उभरी। ये इंसानी खाल है बेटी। ये लहंगे अनमोल हैं क्योंकि ये प्यार से, खून से और आत्मा से बने हैं। नूरी असल में एक चुड़ैल थी। वो कभी मुगल काल की राज दरबारी डिजाइनर थी जिसे एक रानी ने नीचा दिखा दिया था। अपमानित होकर उसने तांत्रिक साधना की और खुद को अमर कर लिया। तब से मैं लड़कियों की सुंदरता, आत्मा और खाल से खास लहंगे बनाती हूँ। ऐसे लहंगे जो पहनने वाले की आत्मा को हमेशा के लिए उसमें कैद कर दे। हर लहंगे के साथ एक आत्मा बंधी होती है। जब कोई नया ग्राहक वो लहंगा पहनता तो वो आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर लेती। कितना अच्छा है ना ये सब। नूरी जोर से हंसते हुए ये सब बता रही थी। उतना ही रागिनी को डर लग रहा था। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। मेरे बारे में इतना किसी को नहीं पता है, तू नहीं जा सकती है। नूरी अपने असली रूप में आ जाती है और रागिनी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रागिनी जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। रागिनी ने समझ लिया कि नूरी एक भयानक आत्मा है। मुझे वहाँ जाना होगा, ये पता। चौराहे पर सूरज अस्त हो रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन गांव में एक अजीब सी चुप्पी का माहौल था। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर छाई गंभीरता ने स्थिति को और भी डरावना बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कुछ सही नहीं है? गांव के लोग बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे किसी का डर उन पर हावी हो गया हो। अरे
तुम हमेशा चिंता करती हो कमला। ये बस एक सामान्य शाम है, शायद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ सब ठीक है, शायद ये बस एक और रात है, लेकिन तुम चिंता मत करो कमला। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें धरती पर बिखर गईं, अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई छाया हमारी चारों ओर घूम रही हो? हाँ, तुम सही कह रही हो, ये वाकई अजीब सा लग रहा है। शायद हमें कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो, कुछ नहीं हुआ है, पर तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है जैसे यहाँ कुछ भूतिया सा है। लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि एक काली छाया उनके पीछे थी जो उनकी बातें सुन रही थी। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग लोग एकत्रित हुए थे। सबकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। लोग अपने आसपास की गतिविधियों को भूलकर पिशाच की कहानियां सुन रहे थे और उनके स्वर में डर की गहराई थी। ये रात खास है, हर साल इसी दिन पिशाच गांव में लौटता है। उसकी प्यास केवल खून से ही बुझती है और कोई भी उसकी क्रूरता से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां है ना, क्या हमें सच में डरने की जरूरत है? कहानियां या सच, हमें सतर्क रहना होगा। कुछ लोग पहले ही उसके शिकार बन चुके हैं। उनकी चीखें आज भी इस गांव की दीवारों में गूंजती हैं। हम एकजुट रहेंगे। अगर कुछ हो रहा है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। एकता में ही हमारी ताकत है। हाँ, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। हम उसे डराने के बजाय डरने नहीं देंगे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि गांव की हवा में एक खौफनाक सन्नाटा गहराता जा रहा था। महेश और कमला रात के गहरे सन्नाटे में गांव की गलियों में टहलने निकले। चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। क्या तुमने ये गंध महसूस की? ये बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा यहाँ हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए महेश। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी परछाई उनकी ओर बढ़ी। क्या तुमने वहाँ देखा? कुछ था वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। शायद तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। महेश और कमला ने अपनी जगह पर ठहरकर एक दूसरे को देखा। यह क्या था? हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह जगह अब डरावनी लगने लगी है। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए। गांव में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। एक दिन गांव का मुखिया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा गांव में हो रही चोरियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी गांव के धर्म काका मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे ओ मुखिया, आज तो सुखिया के घर पर भी चोरी हो गई। हाँ जानता हूँ। अरे जब सब जानता ही है छिछोरे, तो फिर कुछ करता क्यों नहीं? हाँ तू करेगा भी क्यों? तुझे छिछोरे पंथी से फुर्सत मिले तब ना। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया आग बबूला होता हुआ बोलता है, अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ। अरे ठेकेदार नहीं है, लेकिन गांव के मुखिया तो है। मुखिया हूँ इस गांव का, डिप्टी कलेक्टर नहीं हूँ। हाँ समझ गया, तू केवल बस नाम का मुखिया है। हाँ अरे तू भी तो केवल नाम का ही धर्म है, वरना धर्म जी का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे चोरों के पसीने छूट जाते हैं। अरे तो क्या तूने मुझे फिल्मों वाला धर्मबाजी समझ रखा है? निठल्ले छिछोरे कहीं के। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया गुस्से से खड़ा हो जाता है और दोनों में कहासुनी होने लगती है। दोनों में हाथापाई होने वाली होती है कि तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती हैं और दोनों से कहती हैं, तुम दोनों बुड्ढों को बस लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खुद को जवान समझते हो, अगर बुढ़ापे में हड्डी पसली सरक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो पूरा शक है कि उन दो निकम्मों बलिया और कलिया का ये काम है। तुम दोनों उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? इतना कहकर गंगा मौसी चली जाती है। मुखिया कालिया बलिया को ढूंढने लगता है। तभी मुखिया के पास बिल्लूपुर गांव की रहने वाली रसीली नाम की एक विधवा औरत आती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। रसीली को देखकर मुखिया की आंखों में छिछोरापन झलकने लगता है और वो छिछोरे भरे अंदाज में रसीली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, अब मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ रसीली। अब क्या हुआ? मुखिया जी मेरे पास जुड़े हुए कुछ पैसे रखे हुए थे। कल रात मेरे घर में भी चोरी हो गई।
आप तो जानते हैं ना कि मेरे परिवार में मेरी इकलौती बेटी तारा के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? अब उदास क्यों होती हो रसीली? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी तारा को अपनी बेटी बनाकर जीवन भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रख सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने घर के सोने के बर्तन में रसगुल्ले की तरह संभाल कर रख सकता हूँ। ये सुनकर रसीली बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। बेशर्म, नास पीटे, तू मेरी बेटी को जीवन भर आंखों का तारा बना कर रखेगा? अरे तेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं? शमशान में पैर लटकाए बैठा है, मगर तेरी जवानी खत्म नहीं हो रही। इतना बोलकर रसीली गुस्से से अपने घर पर चली। बाय बेटा। नानी मैं जा रही हूँ। बाय बेटा। नानी मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, बाय। गांव में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। एक दिन गांव का मुखिया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा गांव में हो रही चोरियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी गांव के धर्म काका मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे ओ मुखिया, आज तो सुखिया के घर पर भी चोरी हो गई। हाँ जानता हूँ। अरे जब सब जानता ही है छिछोरे, तो फिर कुछ करता क्यों नहीं? हाँ तू करेगा भी क्यों? तुझे छिछोरे पंथी से फुर्सत मिले तब ना। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया आग बबूला होता हुआ बोलता है, अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ। अरे ठेकेदार नहीं है, लेकिन गांव के मुखिया तो हैं। मुखिया हूँ इस गांव का, डिप्टी कलेक्टर नहीं हूँ। हाँ समझ गया, तू केवल बस नाम का मुखिया है। हाँ अरे तू भी तो केवल नाम का ही धर्म है, वरना धर्म जी का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे चोरों के पसीने छूट जाते हैं। अरे तो क्या तूने मुझे फिल्मों वाला धर्मबाजी समझ रखा है? निठल्ले छिछोरे कहीं के। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया गुस्से से खड़ा हो जाता है और दोनों में कहासुनी होने लगती है। दोनों में हाथापाई होने वाली होती है कि तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती हैं और दोनों से कहती हैं, तुम दोनों बुड्ढों को बस लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खुद को जवान समझते हो, अगर बुढ़ापे में हड्डी पसली सरक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो पूरा शक है कि उन दो निकम्मों बलिया और कलिया का ये काम है। तुम दोनों उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? इतना कहकर गंगा मौसी चली जाती हैं। मुखिया कालिया बलिया को ढूंढने लगता है। तभी मुखिया के पास बिल्लूपुर गांव की रहने वाली रसीली नाम की एक विधवा औरत आती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। रसीली को देखकर मुखिया की आंखों में छिछोरापन झलकने लगता है और वो छिछोरे भरे अंदाज में रसीली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, अब मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ रसीली। अब क्या हुआ? मुखिया जी मेरे पास जुड़े हुए कुछ पैसे रखे हुए थे, कल रात मेरे घर में भी चोरी हो गई। आप तो जानते हैं ना कि मेरे परिवार में मेरी इकलौती बेटी तारा के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? अब उदास क्यों होती हो रसीली? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी तारा को अपनी बेटी बनाकर जीवन भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रख सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने घर के सोने के बर्तन में रसगुल्ले की तरह संभाल कर रख सकता हूँ। ये सुनकर रसीली बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। बेशर्म, नास पीटे, तू मेरी बेटी को जीवन भर आंखों का तारा बना कर रखेगा? अरे तेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं? शमशान में पैर लटकाए बैठा है, मगर तेरी जवानी खत्म नहीं हो रही। इतना बोलकर रसीली गुस्से से अपने घर पर चली